नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा राहुल गांधी की और उनकी उन मुश्किलों की जिसको लेकर वो न सिर्फ राजनीतिक रूप से परेशान हो सकते हैं बल्कि उन्हें कानूनी पसड़े में फंसाकर जेल भी भेजा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो उनको जेल भेजने की नौबत आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया और जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक पदों के सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा कब्जा करने की बात कही गई और उन सभी से लड़ने का ऐलान किया गया, उसी को लेकर असम में एक मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें कि ये बताया गया है और वो मुकदमा भी साधारण धाराओं में नहीं, गैर जमानती धाराओं में कर कि राहुल गांधी ने भारत से लड़ने की बात कह के एक तरह से देशद्रोह सरीखा काम किया। अभी आप भूले नहीं होंगे, राहुल गांधी प्रदेश के विभिन्न राज्यों से आरएसएस को लेकर करीब आधा दर्जन, सावरकर को लेकर भी करीब आधा दर्जन, इस प्रकार 12-13 मुकदमे उनके इस तरह के पंजीकृत हैं। हालांकि एक खुशखबरी भी हम आपको इस संबंध में जोड़ दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल ही राहुल गांधी को अमित शाह को हत्यारा कहने के आरोप को लेकर चलाए गए मुकदमे को बंद करने का आदेश दिया है, उस पर रोक लगा दी है। लेकिन कल ही इस बात की खबर मिली कि असम में उनके खिलाफ इस तरह का मुकदमा कायम किया। क्या राहुल गांधी को मात्र इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने देश की राजनीति को बदल के रख दिया? आप सभी लोग जानते हैं कि पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक विंग भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती थी और पूरा विपक्ष या यूँ कहिए कि देश की राजनीति उन्हीं नैरेटिव के आधार पर चली। लेकिन 2024 के लोकसभा परिणामों ने विपक्ष को न सिर्फ इतनी ताकत दे दी कि बिना उनके सहयोग से सदन में सरकार अपने बल पर कोई भी विधेयक पारित कराने की स्थिति में नहीं है। ये आपने वक्फ बोर्ड में को लेकर देखा, सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को वापस लेने को देखा और वन नेशन वन इलेक्शन जैसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे को, जैसे कि मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था, उस पर भी सरकार को रोल बैक होते को देखा। निश्चित तौर पर 2024 के बाद
देश की राजनीति बदली है। अब जो 2 बार की मोदी कार्यकाल की सरकार थी, जो प्रचंड बहुमत से खुद के बल पर आई थी, 282, बाद में 303, अब की बार उसका आंकड़ा घिसट कर 240 पर जाकर अटक गया। ये स्थिति ये दर्शाने को काफ़ी है कि अब कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस को आसानी से खारिज करना संभवतः सत्ताधारी दल के लिए सफल है। तो उन्होंने राहुल गांधी को परेशान करने के लिए इस तरह के मुकदमे विभिन्न राज्यों में कराने शुरू कर दिए। पहले यही कहा जाता था कि विपक्ष के खिलाफ सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी और सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन जो ये मुकदमे हुए, हालांकि ये मुकदमे आज या 2024 के बाद अचानक नहीं हुए हैं। ये मुकदमे 2014 से लेकर 18 के कार्यकाल तक के हैं, जो सबसे ज़्यादा राहुल गांधी के खिलाफ किए गए। और ये अभी मैं ताज़े मुकदमों का जिक्र कर रहा हूँ, जिसको लेकर आप ये सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि सत्ताधारी दल विपक्ष को हटाने के लिए न सिर्फ सरकारी एजेंसियों बल्कि न्यायालय का भी सहारा ले रहा है। हालांकि न्यायालय को स्वतंत्र संस्था कहा जाता है, लेकिन जिस तरह विभिन्न राज्यों में मुकदमा हो रहा है और नेता विपक्ष होने के नाते, हालांकि राहुल गांधी की बहुत व्यस्तता है, इसके बावजूद गैर जमानती धाराओं में मुकदमा कायम होना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं ऐसे राजनीतिक रूप से भी प्रभावित होकर ये मुकदमे लिखे गए। क्या हो अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में देश के गृह मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ भी अगर मुकदमा लिख दिया जाए तो आखिर क्या स्थिति बनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो न करे वो अच्छा। एक तरफ वो न्यायालय के उसका सहारा लेगी और यहाँ माफ़ी के साथ एक निवेदन न्यायालय का भी से भी हमारा है कि वो न्यायालय जो आम जनता के मुकदमे आसानी से नहीं लिखता, तमाम पेचीदगी रहती हैं, मुकदमे लिखने में देरी होती, यहाँ तक कि परेशान होकर पीड़ित पक्ष मुकदमा दर्ज कराने से बचने लगता है। लेकिन इस तरह की राजनीतिक मुकदमे तुरंत लिख जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी होने लगती है। आपने गुजरात के उस मुकदमे का हाल देखा होगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अपने ही कुलीग न्यायालय हाई कोर्ट, यहाँ तक कि निचली अदालत के निर्णयों पर भी टिप्पणी की थी। जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और माननीय न्यायालय ने उसे अधिकतम 2 साल की सज़ा मोदी नाम के उपनाम पर दी थी, जिसको लेकर उन पर गुजरात में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि उन्होंने ये बात कर्नाटक की जनसभा में कही। ये जो एक चलन हो रहा है, कल जो उन्होंने जो भाषण दिया संघ प्रमुख के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के खिलाफ, सरकारी संवैधानिक
संस्थाओं पर कब्जे को लेकर वो दिल्ली में दिया गया था। अगर दिल्ली में मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ होता तो ये बात समझ में आती, लेकिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर असम में उनके खिलाफ मुकदमा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इसके समय पर और इसकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर इतने दूर मुकदमा दर्ज क्यों करें। अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी भी इस राह पर चलती है या अन्य विपक्षी सरकारें हैं, जैसे कि तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है, अगर वहाँ के अदालतों में, निचली अदालतों में इसी प्रकार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ अगर मुकदमे दर्ज होने लगें तो निश्चित तौर पर आप ये बताइए कि किस तरह की स्थिति देश में बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभवतः यही चाहती है कि ऐन कैन प्रकार इस प्रकार की स्थिति बने और इस खतबरदार का राजनीतिक लाभ लिया जाए। अब इन मुद्दों का क्या राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर कानूनी पचड़े में फंसने वाले हैं और हो सकता है कि उनके खिलाफ जेल भेजने जैसी भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इसी सरकार ने, आप नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था। तो अगर राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं उन पर भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये सभी बातें देश की लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। जितने जल्दी ये बात राजनीतिक पार्टियां समझ जाएं, सत्ताधारी दल समझ जाए तो वो उनके हित में होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय हिंद।